जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड की एक रात है और जहां कोई एक पुरानी पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर गणित के बहुत ही मुश्किल समीकरण हल कर रहा है। उसके पास अगले दिन के खाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं है और दिन भर एक होटल में जूठे बर्तन धोने की वजह से उंगलियां बिल्कुल सुन पड़ चुकी हैं। ऐसे हालात में हमारी जो सामान्य मानव प्रवृत्ति है वो क्या कहती है? यही कि हार मान लो। बिल्कुल, हार मान लेना ही सबसे तार्किक कदम लगता है ना? लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में साइकोलॉजिकल आर्मर या मनोवैज्ञानिक कवच कहा जाता है। ये इंसान को टूटने नहीं देता। और आज सुनने वालों का मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस गहन चर्चा में, जिसका आधार एक ऐसा ही बेहद दिलचस्प दस्तावेज है जिसका शीर्षक है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव। हाँ, और देखिए, ये दस्तावेज ऊपर से देखने में किसी आम प्रेरणादायक लोक कथा जैसा लग सकता है, मतलब एक गरीब लड़के की कहानी। लेकिन अगर इसकी परतों को उधेड़ा जाए ना, तो इसके भीतर मानव मनोविज्ञान, अस्तित्व बचाने की जो जद्दोजहद होती है और न्यूरोलॉजी के ऐसे सिद्धांत छिपे हैं जो सच में हैरान करने वाले हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। सही कहा। और इसीलिए इस गहन चर्चा का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ किसी के संघर्ष की कहानी सुनाना नहीं है। अल्मोड़ा के एक लड़के अर्जुन की इस यात्रा के माध्यम से हम सफलता, घर्षण और मानव मनोविज्ञान के उन 5 मूलभूत स्तंभों का विश्लेषण करने वाले हैं जो किसी भी असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक टूलकिट का काम करते हैं। बिल्कुल। अर्जुन का एक विजन था। वो एक बेहतरीन इंजीनियर बनकर अपने गांव की गरीबी और जो बंजर जमीन से जुड़ी पानी की भयानक समस्या थी ना, उसे हमेशा के लिए सुलझाना चाहता था। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। मतलब आज जब हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सूचनाओं की इतनी अधिकता है और लगातार मिल रही छोटी छोटी विफलताओं से ध्यान भटकना बहुत आम हो गया है। बहुत आम है। तब अर्जुन की यात्रा एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत स्थापित करती है। ये दिखाती है कि जब इंसान के पास एक बेहद स्पष्ट और मजबूत क्यों, जिसे हम वाई कहते हैं, वो होता है, तो उसका मस्तिष्क किसी भी कैसे यानी हाउ का रास्ता खोजने के लिए खुद को रिवायर कर लेता है। रिवायर कर लेता है? वाओ। हाँ, इरादे की जो स्पष्टता है ना, वो परिस्थिति की किसी भी जटिलता को मात दे सकती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत अक्सर एक बहुत भारी घर्षण या कहें तो एक फ्रिक्शन से होती है। अर्जुन के मामले में ये घर्षण सिर्फ ये नहीं था कि वो एक गरीब किसान का बेटा था और उसके पास सुविधाओं का पूरी तरह अभाव था। सबसे बड़ी रुकावट तो सामाजिक थी। गांव वालों की सोच और उनके लगातार दिए जाने वाले ताने। उसे बार बार याद दिलाया जाता था कि खेत का बेटा खेत में ही अच्छा लगता है। आसमान छूने की कोशिश में अक्सर पंख जल जाते हैं। ये बहुत ही आम दाना है हमारे समाज में, है ना? और जब वो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में केवल 2 अंकों से पिछड़ गया तो उस पर तानों की बौछार हो गई कि अपनी औकात से बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। इस पूरी घटना को देखकर मुझे वो केकड़े वाली मानसिकता, जिसे क्रैब्स इन अ बकेट कहते हैं, उसकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक लगती है। हाँ, क्रैब मेंटालिटी। जहां एक केकड़ा जब बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस मानसिकता के पीछे का विज्ञान क्या है? अक्सर जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, एक ही समाज के होते हैं, वही सबसे कठोर और हतोत्साहित करने वाली बातें क्यों कहते हैं, जिसे वो व्यावहारिक सलाह का नाम देते हैं? यह बहुत ही बढ़िया सवाल है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान में इसका बहुत सटीक उत्तर मिलता है। देखिए, इंसानी दिमाग हजारों सालों से कबीलों या छोटे समूहों में रहने के लिए विकसित हुआ है। किसी भी समूह की जो सुरक्षा है ना, वो उसकी एक रूपता और जो सोशल हायरार्की है उसमें होती है। हाँ। तो जब अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति उस तय सामाजिक दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो समाज के अवचेतन मन को, उनके सबकॉन्शियस को एक तरह का खतरा महसूस होता है। अच्छा, मतलब उन्हें अर्जुन की तरक्की से नहीं बल्कि अपनी खुद की स्थिरता खोने से डर लगता है। बिल्कुल। गांव वाले कोई फिल्मों वाले विलेन नहीं है। वो जानबूझकर बुरे नहीं बन रहे हैं। वे असल में अर्जुन की संभावित सफलता में अपनी खुद की सीमाओं और असफलताओं का आईना देख रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। अगर अर्जुन सफल हो जाता है तो गांव वालों के पास ये बहाना नहीं बचेगा कि गरीब लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते, है ना? ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है।
जिसे वे प्रैक्टिकल एडवाइस या व्यवहारिक सलाह का आवरण पहना देते हैं ताकि उनका अपना जो मनोवैज्ञानिक संतुलन है वो ना बिगड़े। वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। वे उसे इसलिए नीचे नहीं खींच रहे क्योंकि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा बनाए रखना चाहते हैं। सही। लेकिन फिर वो क्षण आता है जब अर्जुन इस सामाजिक दबाव और वो जो 2 नंबर की असफलता थी उसके सामने लगभग टूट जाता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अर्जुन के पिता की भूमिका एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट का काम करती है। जब अर्जुन मान चुका होता है कि शायद समाज सही कह रहा है, तब उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, पत्थर तब तक मूर्त नहीं बनता जब तक उस पर चोट ना पड़े। ये असफलता तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूती की परीक्षा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक वाक्य किसी इंसान को उस गहरे अवसाद से कैसे बाहर निकाल सकता है? आखिर महज कुछ शब्द ही तो थे। शब्द थे, हाँ, लेकिन उन शब्दों ने मस्तिष्क में कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग की पूरी प्रक्रिया को ट्रिगर कर दिया। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग? हाँ, देखिए, जब अर्जुन असफल हुआ तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। ये हिस्सा डर और खतरे को प्रोसेस करता है। अर्जुन का दिमाग असफलता को एक जानलेवा खतरे के रूप में देख रहा था। अच्छा, मतलब जैसे किसी जानवर ने हमला कर दिया हो। बिल्कुल वैसे ही। लेकिन पिता के शब्दों ने उस खतरे को एक प्रक्रिया में बदल दिया। असफलता अब हार नहीं थी, वो एक मूर्तिकार की छेनी की चोट बन गई थी जो आकार देने के लिए जरूरी है। इस रिफ्रेमिंग ने ब्रेन की एक्टिविटी को एमिगडाला से हटाकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ओर भेज दिया, जहां तर्क और समस्या समाधान का काम होता है। वाह, तो मतलब फोकस शिफ्ट हो गया। सही कहा। इस एक शिफ्ट ने उसे रोने के बजाय फिर से काम पर लगने की क्षमता दी। खतरे को प्रशिक्षण में बदल देना, ये सच में बहुत ही शक्तिशाली टूल है। और इसी टूल के सहारे अर्जुन उस भट्टी में कूद पड़ता है जिसे हम उसका शहरी जीवन कह सकते हैं। बहुत कठिन जीवन। बिल्कुल। अर्जुन शहर आता है, एक होटल में बर्तन धोता है, मेज साफ करता है। रात में जब दुनिया सो रही होती है वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता है। पैसे बचाने के लिए रद्दी की दुकान से पुरानी किताबें खरीदकर खुद नोट्स बनाता है। हाँ। और शारीरिक भूख और ठंड से लड़ते हुए उसके सामने सिर्फ अपने पिता का चेहरा और गांव की उस बंजर जमीन का नक्शा होता है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये सब सुनने में किसी पुरानी बॉलीवुड की प्रेरणादायक फिल्म के एक मोन्टाज जैसा लगता है, जहाँ बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल संगीत बज रहा है और नायक संघर्ष कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी की बात करें तो क्या हम यहाँ अत्यधिक गरीबी और अमानवीय परिस्थितियों का महिमानीकरण, यानी जिसे रोमांटिसाइजिंग पॉवर्टी कहते हैं, वो नहीं कर रहे हैं? जमीनी हकीकत तो ये है कि कुपोषण, लगातार नींद की कमी और शारीरिक थकावट इंसानी दिमाग को पूरी तरह से सुनकर देती है। ज्यादातर लोग इस स्थिति में टूटकर बिखर जाते हैं यार। आखिर अर्जुन के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो उसे उस ठंड और भूख में भी एक मशीन की तरह काम करने दे रहा था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल है, और मैं स्पष्ट कर दूं कि दस्तावेज अर्जुन की गरीबी को कोई अच्छी चीज नहीं बताता, बल्कि इसे एक क्रूर यथार्थ के रूप में पेश करता है। अर्जुन इसलिए नहीं टिका रहा क्योंकि वो कोई सुपर हीरो था जिसे ठंड नहीं लगती थी। वो इसलिए टिका रहा है क्योंकि उसके पास सफलता का पहला स्तंभ था, दृष्टिकोण या विजन। और ये विजन सिर्फ उसके अपने करियर या पैसे से नहीं जुड़ा था। उसका लक्ष्य दूसरों के हित, यानी गांव की जो पानी की समस्या थी, उसे सुलझाने से जुड़ा था। लेकिन क्या दूसरों की भलाई का विचार सच में शारीरिक दर्द या भूख को कम कर सकता है? मतलब क्या न्यूरोसाइंस इसका समर्थन करता है? 100% करता है। मनोविज्ञान में इसे मीनिंग मेकिंग कहा जाता है। विक्टर फ्रैंकल जैसे महान मनोवैज्ञानिकों ने भी यही साबित किया है। अच्छा। हाँ। जब आपका लक्ष्य आपकी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों से बहुत बड़ा और परोपकारी होता है तो मस्तिष्क एक अलग तरीके से काम करने लगता है। कैसे? जब अर्जुन होटल में ठंडे पानी से बर्तन धो रहा होता था तो उसका दिमाग उसे सिर्फ बर्तन धोना नहीं बता रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाने की कीमत चुका रहा है। ओह, क्या बात है। ये जो बड़ा उद्देश्य है ना, ये मस्तिष्क में डोपामीन के एक निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है, और डोपामीन एक प्राकृतिक पेनकिलर की तरह काम करता है। ओह, यही वो मनोवैज्ञानिक कवच था जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि उसका दिमाग उस दर्द को एक अर्थ दे रहा था, एक मीनिंग दे रहा था, जिससे दर्द सहने की क्षमता बढ़ गई। ये सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, समय आगे बढ़ता है, 3 साल बीत जाते हैं। अर्जुन इसी रूटीन में ढल चुका है।
लेकिन जिंदगी का एक नियम है, जब सब कुछ एक सेट रूटीन में लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि अब चीजें नियंत्रण में हैं, तभी सबसे बड़ा झटका लगता है। लाइफ की परीक्षा। बिल्कुल। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और इलाज में उनके सारे बचे कुचे पैसे खत्म हो जाते हैं। ये वो बिंदु है जहां दस्तावेज सफलता के दो और महत्वपूर्ण स्तंभों, धैर्य यानी पेशेंस और दृढ़ता यानी परसिस्टेंस का विश्लेषण करता है। बहुत से लोग अपने लक्ष्य के 99% करीब पहुंचकर सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि ठीक उसी वक्त परिस्थितियां सबसे अधिक विपरीत और निर्मम हो जाती हैं। अगर इसे एक वीडियो गेम के नजरिए से देखा जाए ना, तो जब कोई प्लेयर अगला और सबसे अहम लेवल पार करने वाला होता है, तो ठीक उससे पहले गेम का सबसे खतरनाक दुश्मन आता है, जिसे हम बॉस बैटल कहते हैं। हाँ, बॉस बैटल सही एनालॉजी है। पिता की बीमारी अर्जुन की जिंदगी का वही बॉस बैटल था। अर्जुन के सामने एक साफ दुविधा थी, या तो वो पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करे और पिता को बचाए, या फिर सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाए। लेकिन वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो नामुमकिन लगता है। वो रात की शिफ्ट में चौकीदारी शुरू कर देता है और पढ़ाई का समय निकालने के लिए दिन में सिर्फ 3 घंटे सोता है। हाँ। अब यहाँ मेरा एक तीखा सवाल है। पूछिए। दिन में सिर्फ 3 घंटे सोना शारीरिक और मानसिक रूप से न सिर्फ हानिकारक है, बल्कि ये शरीर को अंदर से खत्म कर देता है। आज के दौर में जब हम वर्क लाइफ बैलेंस, सेल्फ केयर और मानसिक स्वास्थ्य को इतनी प्राथमिकता देते हैं, तो ऐसे में कहानी के इस त्याग वाले हिस्से को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए? क्या ये टॉक्सिक हसम कल्चर का उदाहरण नहीं है? मैं समझ सकता हूँ कि ये तुलना आज के समय में बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें सामान्य जीवन और चरम संकट के बीच का अंतर समझना होगा। मतलब जब जीवन सामान्य गति से चल रहा हो तब सेल्फ केयर और मानसिक संतुलन सबसे जरूरी चीजें हैं, लेकिन जब इंसान किसी अस्तित्व बचाने वाली स्थिति या सर्वाइवल सिचुएशन में फंसा हो, तब जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के सामान्य नियम लागू नहीं होते। ओके। अर्जुन पूरी जिंदगी 3 घंटे नहीं सोने वाला था। ये एक सीमित समय का स्प्रिंट था, कोई जीवन भर चलने वाली मैराथन नहीं थी। लेकिन क्या ये खतरनाक नजीर पेश नहीं करता? बहुत से लोग इस सर्वाइवल स्प्रिंट के नाम पर अपनी नींद और आराम का ऐसा त्याग करते हैं कि उनकी मानसिक सेहत हमेशा के लिए खराब हो जाती है। फिर इस कहानी के त्याग और आज के टॉक्सिक हसल कल्चर में असल फर्क कहाँ है? वो रेखा कहाँ खींची जाए? वो रेखा उद्देश्य की अनिवार्यता और उसके अंत की समय सीमा से तय होती है। अच्छा। टॉक्सिक हसल कल्चर तब होता है जब आप महज एक महंगी गाड़ी खरीदने या समाज में रुतबा दिखाने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहे हो और जिसका कोई अंत न हो, बस दौड़ते जा रहे हैं। हाँ, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत दिखता है। बिल्कुल। लेकिन अर्जुन के सामने उसके पिता की जिंदगी और पूरे गांव का भविष्य दांव पर था। उसके पास विकल्प नहीं थे। इंसानी शरीर में इतनी क्षमता होती है कि वो एक सीमित समय के लिए भारी एलोस्टैटिक लोड यानी चरम तनाव को बर्दाश्त कर सकता है। दस्तावेज में एक बहुत सटीक पंक्ति है, अंधेरा जितना गहरा होता है, सवेरा उतना ही करीब होता है। अर्जुन उस गहरे अंधेरे से गुजर रहा था। उसका वो चरम त्याग, अपनी नींद और शारीरिक आराम का त्याग, असल में उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा तय किए गए एक बड़े लक्ष्य के लिए अपने तुरंत मिलने वाले आराम की बलि देना था। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मतलब एक सीमित समय का अस्तित्व बचाने वाला स्प्रिंट बनाम बिना अंत वाला टॉक्सिक कल्चर। बिल्कुल। और अर्जुन के स्प्रिंट का जो परिणाम आया वो सच में शानदार था। उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जरा उस दृश्य के बारे में सोचा जाए। वो लड़का जिसे गांव वाले खेत का बेटा कहकर ताने मारते थे, जो होटलों में बर्तन साफ करता था, आज उसकी तस्वीर हर बड़े अखबार के पहले पन्ने पर थी। क्या बात है। और वही समाज जो कभी बाल्टी के केकड़ों की तरह उसे नीचे खींच रहा था, आज उसके स्वागत में फूल बिछाए खड़ा था। एक सामाजिक विजय के रूप में यह बहुत बड़ा क्षण है। लेकिन इस दस्तावेज का जो सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, वो उस चीज पर केंद्रित नहीं है जो अर्जुन को इस जीत से मिला, बल्कि सारा ध्यान इस बात पर है कि उसने उस सफलता के मिलने के बाद किया क्या। हाँ, तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्योंकि यही कहानी का वो हिस्सा है जहां सारा तर्क पलट जाता है। बिल्कुल। अर्जुन इंजीनियरिंग पूरी करता है। उसके सामने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, एक MNC का ऐसा पैकेज होता है जो उसकी आने वाली कई पीढ़ियों की गरीबी दूर कर सकता था।
लेकिन वो उस नौकरी को पूरी तरह से ठुकरा देता है। वो उसी धूल भरे बंजर गांव में वापस लौट आता है और अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके वहां सिंचाई की एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो उस पूरी जमीन को हरा भरा कर देती है। यही वो बिंदु है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। स्वाभाविक है, मेरा मतलब है अगर तर्क की कसौटी पर कसें तो क्या ये ज्यादा समझदारी का काम नहीं होता कि वो उस भारी पैकेज वाली नौकरी को स्वीकार कर लेता, आराम की जिंदगी जीता और वहां से हर महीने लाखों रुपए गांव की मदद के लिए भेज देता। इतने सालों तक एक एक निवाले के लिए तरसने के बाद कोई उस कॉर्पोरेट पैसे को कैसे ठुकरा सकता है यार? सतही तर्क के हिसाब से पैसा कमाकर दान देना सही लगता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसका वो मनोवैज्ञानिक कवच जिसके सहारे वो इतने साल जिंदा रहा था, वो एक झूठ साबित हो जाता। अच्छा, ये अर्जुन की यात्रा था, फुल सर्कल है। दस्तावेज के सफलता के पहले स्तंभ को याद कीजिए, दृष्टिकोण या विजन। हाँ, विजन। उसने उन कड़कड़ाती सर्दियों की रातों में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भौतिक सुखों या कॉर्पोरेट जॉब के लिए पढ़ाई नहीं की थी। उसने वो पढ़ाई उस बंजर जमीन और पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए की थी। यानी अगर वो पैसे के पीछे जाता तो असल में वो अपने उस मूल उद्देश्य से हार जाता जिसने उसे मुश्किल वक्त में टूटने से बचाया था। बिल्कुल। संघर्ष के दौरान इंसान क्या सहता है, ये केवल आधी कहानी है। सफलता और ताकत मिलने के बाद इंसान उस ताकत का क्या करता है, ये उसके असली चरित्र को परिभाषित करता है। सच में अर्जुन का गांव लौटना इस बात का प्रमाण है कि सफलता के वो 5 स्तंभ केवल पैसे कमाने के टूल नहीं हैं, बल्कि ये एक पूर्ण जीवन जीने के सिद्धांत हैं। तो अगर हम उन्हें एक बार समेटे तो? हाँ, पहला, दृष्टिकोण या विजन, जो आपको एक ऐसा लक्ष्य देता है जो दर्द सहने की वजह बने। दूसरा, दृढ़ता, जो असफलता को चोट के बजाय प्रशिक्षण में बदल दे। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। बिल्कुल। तीसरा, कठिन परिश्रम, जिसके बिना कोई भी विजन महज एक कल्पना है। सही। चौथा, धैर्य, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। और पांचवा, त्याग, जो सिखाता है कि कुछ बड़ा और सार्थक पाने के लिए इंसान को अपने तात्कालिक आराम को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। वाह, ये विश्लेषण वास्तव में सफलता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इस पूरी गहन चर्चा के बाद एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है वो ये है कि सफलता किसी विशिष्ट वर्ग की जागीर नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह उन लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है जिनके पास सारे संसाधन मौजूद हैं। सफलता तो उस इंसान की अनुगामी बन जाती है जो एक बड़े उद्देश्य के लिए अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार रहता है। ये पूरी तरह से सटीक निष्कर्ष है। सफलता कोई रहस्यमय जादू नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब इरादा और मेहनत सही दिशा में मिल जाते हैं तो इंसान अपने आसपास के माहौल को बदलने की ताकत हासिल कर लेता है। अर्जुन की यात्रा इस प्रक्रिया का एक जीता जागता प्रमाण है। तो अक्सर इंसानी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी बंजर जमीन जरूर होती है ना? हो सकता है वो कोई अधूरा प्रोजेक्ट हो, बरसों से अटका कोई विचार हो, कोई कौशल हो जिसे निखारने की जरूरत हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जिसे समाज नामुमकिन मानता हो। बिल्कुल होती है। ऐसी बंजर जमीन को बस गहरे पसीने और सही दृष्टिकोण के पानी से सींचने की जरूरत होती है। और ये भी एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ है कि इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो उस इवोल्यूशनरी डर की वजह से आपको वापस पुरानी स्थिति में धकेलने की कोशिश करेंगे। वो क्रैब्स इन अ बकेट। हाँ, ऐसे में उन आवाजों को खतरे के बजाय ईंधन की तरह इस्तेमाल करना आना चाहिए। बिल्कुल। इस चर्चा को समेटते हुए अर्जुन की कहानी के अंत में लिखी गई उस पंक्ति को याद करना सबसे प्रासंगिक होगा, जो सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है बल्कि एक पूरी जीवन शैली को दर्शाती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत ही उम्दा। ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि संसाधन यानी पंख उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका आंतरिक ड्राइव और दृढ़ता यानी हौसला। इस पूरी कहानी और इसके गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद सुनने वालों के लिए जाते जाते एक ऐसा सवाल छोड़ना जरूरी है जो हर किसी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दे। जी बिल्कुल। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह उठते ही आपका सबसे बड़ा, सबसे असंभव सा लगने वाला सपना अचानक सच हो जाए, तो उस सफलता और ताकत का इस्तेमाल आप किस रूप में करेंगे? क्या उस सफलता का इस्तेमाल अपने अतीत की कमियों और उस समाज से दूर भागने के लिए किया जाएगा, या फिर क्या आप अर्जुन की तरह वापस लौटकर
उसी सिस्टम को, उसी जमीन को और उन परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करेंगे जिसने कभी आपको तोड़ने की पूरी कोशिश की थी? ये बहुत गहरा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही यह तय करता है कि सफलता का असली पैमाना क्या है। इस सवाल पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत